आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला सवाल खड़ा करते हैं। ऐसा क्या हुआ कि जो भारत 1700 में दुनिया की अर्थव्यवस्था का लगभग एक चौथाई मतलब कोई 23% हिस्सा था, वो 1947 तक सिर्फ 3% पर सिमट कर रह गया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव तो है नहीं, ये तो किसी देश की पूरी आर्थिक कहानी का पलट जाना है। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है रेलवे के बारे में, कानून, प्रशासन, कि ये सब ब्रिटिश राज की देन है। लेकिन आज हम इन दस्तावेजों की मदद से उस कहानी की परतें खोलेंगे जो अक्सर बताई नहीं जाती। ये समझने की कोशिश करेंगे कि 1757 से 1947 तक आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा था। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं, और सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये गिरावट शुरू हुई, यानी भारत की अर्थव्यवस्था से। हमारे स्रोतों में बार बार एक ड्रेन थ्योरी का जिक्र आता है, धन की निकासी। ये है क्या? देखिए, धन की निकासी सुनने में थोड़ा अकादमिक लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक वन वे स्ट्रीट थी। आमतौर पर व्यापार में क्या होता है, सामान और पैसा दोनों तरफ जाता है, लेकिन यहाँ भारत से सामान, संसाधन, पैसा सब कुछ ब्रिटेन जा रहा था। और बदले में भारत को कुछ भी नहीं। हाँ, मतलब सिवाय उस शासन के जिसका सारा खर्च भी भारत ही उठा रहा था। इसमें भारत में वसूले गए टैक्स का वो हिस्सा शामिल था जो सीधे लंदन भेजा जाता था। ब्रिटिश कंपनियों का मुनाफा, यहाँ काम करने वाले अधिकारियों की तनख्वाह, उनकी पेंशन तक सब कुछ ब्रिटेन में खर्च होता था। यानी भारत की अपनी कमाई भारत में दोबारा लग ही नहीं रही थी, वो सीधे ब्रिटेन के खजाने में जा रही थी। ये कितनी बड़ी रकम रही होगी, कोई अंदाजा है? इसका सटीक अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, लेकिन अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक जैसे विद्वानों का अनुमान है कि 18वीं से 20वीं सदी के बीच भारत से खरबों डॉलर आज के मूल्य में की संपत्ति निकाली गई। तो ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से देश के संसाधनों को निचोड़ना था। लेकिन अंग्रेजों के आने से पहले तो भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका कपड़ा उद्योग था, है ना? भारतीय टेक्सटाइल की तो दुनिया भर में धूम थी, तो फिर उन्होंने उसे कैसे खत्म कर दिया? बिल्कुल, भारत को उस समय वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। इसे खत्म करने के लिए उन्होंने एक तरह से दो तरफा हमला किया। पहला तो ये कि उन्होंने भारतीय कपड़ों पर ब्रिटेन में इतने ज्यादा टैक्स लगा दिए, इतने भारी टैरिफ कि वो वहां बिक ही नहीं सकते थे। और दूसरा, उन्होंने ब्रिटेन की मशीनों से बने सस्ते कपड़े को बिना किसी टैक्स के भारत के बाजारों में भर दिया। अच्छा, तो हमारे अपने ही कारीगर अपने ही देश में मुकाबला नहीं कर पाए। कर ही नहीं सकते थे, मुकाबला बराबरी का था ही नहीं। और नतीजा हुआ जिसे हम कहते हैं जबरन व्योद्योगीकरण। भारत के सदियों पुराने बुनकरों और कारीगरों के पूरे समुदाय तबाह हो गए। लाखों लोग रातों रात बेरोजगार हो गए। मतलब जो भारत कभी तैयार माल का सबसे बड़ा निर्यातक था, वो अब सिर्फ कच्चा माल, जैसे कपास, हाँ, जैसे कपास पैदा करने वाला देश बन गया, और ब्रिटेन के कारखानों में बने माल का एक बाजार बनकर रह गया। तो इसका असर तो फिर खेती पर भी बहुत गहरा पड़ा होगा। बहुत ज्यादा। आप देखिए, परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवाड़ी जैसी जो भू राजस्व प्रणालियां थीं, उनका मकसद एक ही था, ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलना। चाहे फसल हो ना हो, सूखा पड़े या बाढ़ आए, उन्हें लगान से मतलब था। और ऊपर से किसानों को अपने खाने के लिए चावल या गेहूं उगाने की बजाय नील, कपास और अफीम जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया गया। क्यों? क्योंकि इन चीजों की जरूरत ब्रिटेन के उद्योगों को थी, उनके अपने व्यापार के लिए। किसान अपनी ही जमीन पर अपनी मर्जी की फसल तक नहीं उगा सकता था? बिल्कुल नहीं। और यही सबसे खतरनाक बात थी। जब आपने किसानों को अपनी जमीन पर खाने का अनाज उगाने से रोक दिया, तो आप सिर्फ उनकी आर्थिक कमर नहीं तोड़ रहे थे, आप असल में आने वाले दशकों के भयानक अकालों की नींव रख रही थीं। एक मिनट, आप ये कह रही हैं कि अकालों का सीधा संबंध इन नीतियों से था? मतलब हम तो हमेशा यही सुनते आए हैं कि अकाल तो सूखे की वजह से पड़ते थे। ये तो एक प्राकृतिक आपदा जैसा लगता है। यही तो इन दस्तावेजों का सबसे भयावह सच है। ये सिर्फ प्राकृतिक आपदाएं नहीं थीं, इन्हें नीति प्रेरित अकाल कहना ज्यादा सही होगा। बेशक सूखा पड़ता था, बारिश कम होती थी, लेकिन ब्रिटिश नीतियों ने एक बुरे हालात को एक महाविनाश में बदल दिया। कैसे? इसका कोई उदाहरण है हमारे स्रोतों में? कई उदाहरण हैं। सबसे चौंकाने वाला ये है कि जब बंगाल या मद्रास में लाखों लोग भूख से मर रहे थे, तब भी
भारत से अनाज का निर्यात ब्रिटेन को जारी था। क्या अकाल के बीच में निर्यात? जी हाँ, दस्तावेज दिखाते हैं कि अधिकारी चाहते तो अनाज को प्रभावित इलाकों में भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुक्त बाजार की अपनी विचारधारा का हवाला दिया कि सरकार को बाजार में दखल नहीं देना चाहिए। मतलब लोग मर रहे थे और वो मुनाफे और अपनी आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे। हाँ, किसानों से अकाल के दौरान भी जबरदस्ती टैक्स वसूला गया। इससे उनके पास जो थोड़ा बहुत अनाज बचा भी था, वो भी उन्हें बेचना पड़ा। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने 1943 के बंगाल अकाल पर अपने काम में यही तो साबित किया है। उन्होंने दिखाया कि उस साल बंगाल में अनाज की पैदावार असल में पिछले सालों से ज्यादा थी। ज्यादा थी? फिर अकाल कैसे पड़ा? समस्या अनाज की कमी की थी ही नहीं, समस्या थी सरकारी नीतियों की विफलता की, जिसकी वजह से अनाज गोदामों में बंद रहा और आम लोगों की पहुंच से पूरी तरह बाहर हो गया। ये भोजन की कमी नहीं, बल्कि पहुंच और वितरण की विफलता थी, जिसने 30 लाख लोगों की जान ले ली। ये तो अविश्वसनीय है। तो मतलब आर्थिक नियंत्रण तो पूरी तरह से स्थापित हो चुका था, लेकिन इतने बड़े और विविध देश को सिर्फ आर्थिक नीतियों से काबू में रखना संभव नहीं होगा। जाहिर है ताकत का भी इस्तेमाल हुआ होगा। बिना क्रूर बल प्रयोग के ये साम्राज्य चल ही नहीं सकता था। 1857 के विद्रोह को जिस तरह से कुचला गया, वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी। इसके बाद दिल्ली और अवध के इलाकों में आम नागरिकों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ। गांवों के गांव जला दिए गए और हजारों लोगों को बिना मुकदमे के फांसी दी गई। मकसद साफ था, आबादी के मन में ऐसा डर बिठा देना कि वो दोबारा सिल उठाने की हिम्मत ही ना करे। और फिर 1919 का जलियांवाला बाग नरसंहार भी है। लेकिन क्या ये एक अकेली अपवाद वाली घटना थी, या ये उस समय के शासन करने के तरीके का एक हिस्सा था? मतलब क्या ऐसी क्रूरता आम थी? ज्यादा चर्चित हुई, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि ये मानसिकता उस शासन का हिस्सा थी। इसे हम नस्लीय शासन कह सकते हैं। भारतीयों को बराबर का नागरिक नहीं, बल्कि एक निचली प्रजा समझा जाता था, जिनके अधिकार बहुत सीमित थे। दस्तावेजों में ब्रिटिश अधिकारियों के निजी पत्रों और डायरियों में भारतीयों के लिए नस्लीय नफरत साफ दिखाई देती है। कानून भी सबके लिए बराबर नहीं था। मतलब एक अंग्रेज द्वारा किसी भारतीय की हत्या कर देने पर अक्सर कोई सजा नहीं होती थी, या बहुत मामूली सजा होती थी। ये हिंसा और भेदभाव ये व्यवस्था में ही रचा बसा था। तो उन्होंने आर्थिक रूप से निचोड़ा, बल से डराया, लेकिन फिर भी इतने बड़े और विविध देश को सिर्फ डर के सहारे कैसे चलाया जा सकता है? लोगों को आपस में बांटने की भी कोई नीति रही होगी। बिल्कुल, और ये उनकी सबसे सफल और शायद सबसे विनाशकारी नीति थी। हम सब ने बांटो और राज करो के बारे में सुना है, लेकिन ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी। ये एक सोची समझी प्रशासनिक रणनीति थी, जिसे जमीन पर बहुत योजनाबद्ध तरीके से लागू किया गया। लागू कैसे किया गया इसे? क्या तरीका था? इसका सबसे बड़ा जरिया बनी जनगणना, यानी सेंसस। अंग्रेजों ने पहली बार बड़े पैमाने पर लोगों को धर्म और जाति के सख्त खानों में बांटना शुरू किया। इससे पहले लोगों की पहचान ज्यादातर इलाकाई या भाषाई होती थी। अच्छा। हाँ, मतलब एक व्यक्ति हिंदू या मुसलमान होने से पहले एक अवधी, एक बंगाली या एक पंजाबी होता था। लेकिन जनगणना ने इन धार्मिक पहचानों को बहुत सख्त और राजनीतिक बना दिया। और इसका राजनीतिक इस्तेमाल कैसे हुआ? उन्होंने 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी अलग निर्वाचक मंडल बनाए। इसका मतलब था कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान उम्मीदवार को वोट देंगे। आगे चलकर इसे सिखों और दूसरी जातियों के लिए भी लागू करने की कोशिश की गई। इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि एक नेता को अब सबका नेता बनने की जरूरत नहीं थी। उसे सिर्फ अपने धार्मिक या जातीय समूहों का नेता बनना था। इसने राजनीति में सांप्रदायिक प्रतिस्पर्धा को संस्थागत बना दिया। और इसका सबसे बड़ा परिणाम तो फिर 1947 का विभाजन ही हुआ। निश्चित रूप से इन नीतियों ने समाज में जो दरारें थीं उन्हें और गहरा किया और आखिरकार 1947 के विभाजन की जमीन तैयार की। ये विभाजन उन्हीं नीतियों का सीधा और दुखद नतीजा था। 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और लगभग 1.5 करोड़ लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। ठीक है, मैं इन सभी नकारात्मक पहलुओं को समझ रहा हूं, लेकिन एक दलील हमेशा दी जाती है कि अंग्रेजों ने भारत को रेलवे और आधुनिक शिक्षा जैसे कुछ उपहार भी तो दिए।
इसके बिना भारत आज कहाँ होता? हमारे दस्तावेज इस बारे में क्या कहते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और दस्तावेज इस उपहार वाली कहानी को पूरी तरह से पलट देते हैं। पहले शिक्षा की बात करते हैं। उनका मकसद पूरे भारत को शिक्षित करना कभी था ही नहीं। मैकाले की मशहूर मिनट्स ऑन एजुकेशन में साफ लिखा है कि उनका लक्ष्य भारतीयों का एक ऐसा छोटा सा वर्ग तैयार करना था जो रंग और खून से भारतीय हो, लेकिन सोच, पसंद और नैतिकता में अंग्रेज हो। मतलब उन्हें बस ऐसे क्लर्क चाहिए थे जो प्रशासन चलाने में उनकी मदद कर सकें। बिल्कुल। तो इस प्रक्रिया में भारत की अपनी ज्ञान परंपराओं का क्या हुआ? गुरुकुल, मदरसे, इन सब का? उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया गया और पिछड़ा बताकर खारिज कर दिया गया। भारत की अपनी शिक्षा प्रणालियां जो सदियों से चल रही थी, उन्हें धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। यह सिर्फ शिक्षा का माध्यम बदलना नहीं था, यह एक पूरी सभ्यता के आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश थी, ये बताकर कि आपका इतिहास, आपका विज्ञान, आपका दर्शन सब कुछ पिछड़ा और अंधविश्वासी है। और रेलवेज, जिसे अक्सर ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, वो तो एक अनडिनाइबल फायदा लगता है। पहली नजर में लगता है, लेकिन सवाल वही है कि रेलवे बनाया किसके लिए गया था। स्रोतों के अनुसार इसके 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, सेना को विद्रोह कुचलने के लिए तेजी से एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना। दूसरा, देश के भीतरी इलाकों से कच्चा माल जैसे कपास और कोयला बंदरगाहों तक लाना ताकि उसे इंग्लैंड भेजा जा सके। और तीसरा, मैनचेस्टर के कारखानों में बने तैयार माल को भारत के छोटे छोटे शहरों और गांवों तक पहुंचाना। मतलब रेलवे का नेटवर्क भारतीयों की सुविधा के हिसाब से नहीं, बल्कि साम्राज्य के हितों के हिसाब से बिछाया गया था। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस विशाल रेलवे नेटवर्क को बनाने का सारा खर्च भारतीय करदाताओं के पैसे से उठाया गया, जबकि इसका सारा मुनाफा ब्रिटिश निवेशकों को गारंटी के साथ दिया गया। ये विकास भारत के लिए नहीं था, ये भारत में साम्राज्य के लिए था। आम भारतीयों को इससे जो थोड़ा बहुत फायदा हुआ, वो बस एक साइड इफेक्ट था, असली मकसद नहीं। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, आर्थिक शोषण, अकाल, हिंसा, सामाजिक विभाजन, तो ये साफ है कि जब 1947 में अंग्रेज भारत छोड़कर गए, तो वे अपने पीछे किस तरह का देश छोड़कर गए? वे अपने पीछे एक ऐसा देश छोड़कर गए जो दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक हुआ करता था और तब दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था। एक ऐसा देश जिसका औद्योगिक आधार नष्ट हो चुका था। एक ऐसा समाज जो धर्म और जाति के नाम पर बुरी तरह बटा हुआ था। और एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा जिसका मकसद लोगों की सेवा करना नहीं, बल्कि उन पर नियंत्रण रखना था। और वो आंकड़ा जिससे हमने ये बातचीत शुरू की थी, वो पूरी तरह से समझ में आता है। हाँ, अब उस सवाल पर वापस आते हैं। 1700 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 23% की हिस्सेदारी, 1947 में सिर्फ 3%। ये 200 साल की कहानी का सार है। ये कोई हादसा नहीं था, ये इन सभी नीतियों का मिला जुला और एक तरह से जानबूझकर हासिल किया गया नतीजा था। तो अब भारत में ब्रिटिश शासन का स्याह सच यही है कि ये कोई सिविलाइजिंग मिशन या परोपकारी मिशन नहीं था, जैसा कि अक्सर बताया जाता है। ये एक ऐसे साम्राज्य की कहानी है जिसने एक समृद्ध क्षेत्र को व्यवस्थित रूप से गरीब बनाया, लाखों रोकी जा सकने वाली मौतों को होने दिया और ऐसी सामाजिक और राजनीतिक दरारें पैदा की जिनके निशान आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। आज की ये पड़ताल हमें दिखाती है कि कैसे औपनिवेशिक नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था और समाज को अपने हितों के लिए नए सिरे से गढ़ा। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जो ढांचा और जो सामाजिक दरारें वे पीछे छोड़ गए, क्या हम आज भी उसी में जी रहे हैं? हमारी आज की राजनीति और प्रशासन पर उस विरासत का कितना असर है, ये सोचने वाली बात है।